हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में। यदि आप 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये 2023 का पेपर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2023 और 2024 बोर्ड परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है। 20 एमसीक्यूज आपको मिलने ही मिलने वाले हैं। और आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड में 7 सेट्स पेपर बनते हैं, यानी 7 सेट्स के पेपर बनते हैं। टोटल 7 सेट पेपर बनता है। यानी जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है ये एक पहला सेट है, और ऐसे 6 सेट और होंगे जो कि मेरे पास अवेलेबल है। यानी कि मैंने सातों सेट्स के पेपर यूपी बोर्ड के मंगा लिए हैं, और उन सातों सेट्स पेपर को आपको क्या करवाऊंगा, हल करवाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। तो इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आगे जो आपको वीडियोज़ मिलते रहें उसमें वो सेट्स पेपर क्या हो, हल मिले आपको। ओके। और मैं आपको साथ साथ ये बता दूं कि 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो फरवरी में ही हो जाएगा। यानी आपके पास समय कम बचा है, और अगस्त का महीना चल रहा है, आपको अपनी तैयारी तेज करनी है। तो चलिए इस पेपर को हल करते हैं। इस पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उसके आंसर्स देते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करके रख लेंगे। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और पेपर का पैटर्न देखते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आउट ऑफ सिलेबस भी बोर्ड क्वेश्चंस देता है। ये सारे डाउट्स आपके इसी वीडियो में क्या होने वाले हैं, कवर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 825 एफ पेपर का सोल्यूशन है, और यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट का नाम है। पूर्णांक कितना है, 70 है, और समय 3 घंटे 15 मिनट। और ये कुछ सामान्य निर्देश है, यानी कि कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस, जो सामान्य निर्देश होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है। और सभी प्रश्न क्या हैं, इसमें अनिवार्य हैं। और यह जो प्रश्न पत्र दिख रहा है आपको खंड अ और ब में विभाजित है। खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न, और खंड ब में 50 वर्णनात्मक प्रश्न। और आपको ओएमआर शीट पे इस बार उत्तर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इनका उत्तर ओएमआर शीट पर दिया जाना है। और ओएमआर शीट पर एक बार भरने के बाद आप उसे इरेज नहीं कर सकते, वाइटनर नहीं लगा सकते, और किसी चीज़ से उसे खुरुच नहीं सकते हैं। ठीक है। और 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। इनमें 2 प्रकार के प्रश्न हैं, वर्णनात्मक 1, वर्णनात्मक 2, और मानचित्र का कार्य। और एक फैक्ट की बात बताऊं, एक मज़े की बात बताऊं, तो जो सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है, एक तरीके से वो आपको ऑफर मिलता है। जैसे 20 नंबर एमसीक्यूज, जो कि अगर जो आप कॉपी से किताब से पढ़ लेते हैं तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप इसी यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, आपके 20 जो एमसीक्यूज हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, आपके पूरे के पूरे एमसीक्यूज सही होंगे। ओके। और 20 एमसीक्यूज के बाद आपके 10 नंबर के मानचित्र का टोटल मिला कितने नंबर हो गए, 30 नंबर के हो गए आपके क्वेश्चन। और टोटल पेपर कितने नंबर का होता है, 70 नंबर का। और आपको 40 नंबर की जरूरत है, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न में अगर जो आप लिखते हैं तो आपको 40 नंबर मिल सकते हैं। यानी आप सामाजिक विज्ञान में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 95, 90, 92, 98 ऐसे नंबर ला सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे बच्चे इस बार लाए भी थे। और देखिए यहाँ पे एक खंड अ से स्टार्ट होता है, और ये बहुविकल्पी प्रश्न है आपके सामने। तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कौन हुई, मतलब कब हुई थी और कौन किया था, मैं आपको बता देता हूँ। 1885 में हुई थी। और एक स्कॉटलैंड का अंग्रेज था, एयो ह्यूम। एयो ह्यूम के द्वारा 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आप नाम भी याद कर लेंगे अपने जनरल मतलब के लिए, ताकि आगे भी अगर जो कहीं पूछा जाए कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी तो एयो ह्यूम के द्वारा किया गया था। दूसरा है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ। और मैं आपको बता दूं यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में वर्णनात्मक प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, और आपके मानचित्र के क्वेश्चन में भी इससे कुछ सवाल उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे। और इसका डेट है 1929। जो आर्थिक महामंदी थी 1929 में प्रारंभ हुई थी। अब देखिए तीसरा है कि यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो जो ड्यूक मेटरनिक था उसका कहना था कि जो फ्रांस है वो जब छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। यानी उसके कहने का तात्पर्य यह था कि जो फ्रांस एक बहुत बड़ा राज्य है, जो कि पूरे यूरोप में एक बहुत बड़ा राज्य है, क्योंकि अगर जो फ्रांस को कुछ होता है तो पूरे यूरोप पे मतलब कि प्रॉब्लम आ सकती है, समस्या आ सकती है। ये सारा इसका मतलब है कहने का। देखिए चौथा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो जो जर्मनी का एकीकरण था उसमें ऑटोमन बिस्मार्क की मुख्य भूमिका थी। उसने ही जर्मनी के एकीकरण में अपने मतलब बहुत ज़्यादा योगदान दिया।
और पांचवा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपिता किसको संबोधित मतलब अगर किसको संबोधित किया जाता है, तो आपके पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे पे 10 के नोट 20 के नोट पे जिसका फोटो छपा है और राष्ट्रपिता है हमारे, तो कौन है? महात्मा गांधी जी। राष्ट्रपिता किसे कहकर बुलाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी को। देखिए छठवां क्वेश्चन है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? तो राज्य एवं सामुदायिक सरकार के मध्य सत्ता की साझेदारी है। चौथा आंसर इसका सही है। इसको मैं बाद में समझाऊंगा कि क्यों है और कैसे है। हालांकि आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप खूब समझ जाएंगे कि जो राज्य सरकार एवं सामुदायिक सरकार के बीच क्या है, इसमें सत्ता की साझेदारी है। और सातवां है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? तो संघ सूची का जो है विषय वो रक्षा है। और आठवां क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो टोटल 28 राज्य हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 29 राज्य है, लेकिन नहीं, 28 राज्य ही हैं। अब देखिए नौवां है कि यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? स्त्री समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री एवं पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता। तो पहला वाला ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल राइट है। 10वां क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी मशहूर है? तो जो हिंदी है वो सबसे अधिक बोली जाती है। इसी के साथ 10 क्वेश्चन आपके बीत गए और 11वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी आपको, लेकिन 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत साधन है? तो जो ज्वारीय ऊर्जा वो परंपरागत साधन है। 12वां है कि लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, यानी कि दोमट मिट्टी। 13वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? तो जो मध्य प्रदेश है वो तांबा का मुख्य उत्पादक है। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? तो अभ्रक। हालांकि मैं जल्दी जल्दी इस पेपर को सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप सीधे आंसर को जान जाएं। ओके। और देखिए 15वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है? तो अजैव यानी जो जीवित रहता है वो जैव, जो चट्टान है इसमें क्या है? अजैव संसाधन है। चट्टान क्या है? अजैव संसाधन है। अब देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? तो जो केरल है उसमें साक्षरता दर सबसे अधिक है, वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो जो मछुआरा होता है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होता है। 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। ओके। और एक मछुआरा जो क्या है प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। ओके दोस्तों। 19वां है कि उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? भाई जब उपभोक्ता है उसको न्याय पाना है तो कहाँ पे जाना चाहिए? उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र पे जाना चाहिए। और 20वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंदर आता है? तो इसे आप क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं कि कौन सा जो है व्यक्ति वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आप इसे कमेंट करके बताएंगे। और इसी के साथ आपके बहुविकल्पी प्रश्न इसमें समाप्त हो जाएंगे और वर्णनात्मक प्रश्न आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण का उल्लेख कीजिए और जो जोसेफ मेजनी था उसके विचारों पर प्रकाश डालिए। लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए अथवा अथवा करके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको आप देख लेंगे। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन पेपर को आप देखते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली का योगदान बताइए और प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है? उदाहरण सहित क्या करना है आपको? स्पष्ट करना है इसको। और भारत में की विधायिका में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? तो ये सब क्वेश्चन हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और बाद में इसका आंसर आप खोज लेंगे। हालांकि इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे किसी भी 10 ईयर्स बोला जाता है और किसी भी बुक में। अगर जो आप अरिहंत प्रकाशन की बुक रखते हैं तो ये सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। और ये मानचित्र संबंधी प्रश्न है, आधे आधे नंबर के, आधा नंबर लिखने का और आधा नंबर गोला मतलब भरने का मानचित्र मिलता है आपको, यानी टोटल 1 नंबर एक क्वेश्चन पे। वो स्थान जहाँ 1927 में भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो एक कमेंट ये बताएंगे आप 1987 में भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका अधिवेशन कहाँ हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन है कि वो स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो बिहार चंपारण में किया था।
और उत्तर प्रदेश का वो स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी, इसको आप कमेंट करके बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का वो स्थान कौन सा है जहाँ पे असहयोग आंदोलन बापूजी के द्वारा चलाया गया था, उसकी शुरुआत हुई थी। ये तो अपने भारत का इतिहास है, ये बहुत इंटरेस्टिंग इतिहास है, इसे आप याद करेंगे। और ऐसे ही आपके भूगोल से 5 नंबर मानचित्र के आने वाले हैं। सो दोस्तों, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर्स। ये था आपका एक मॉडल पेपर जो कि आपको एक दिशा निर्देश देती है कि आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसे लिखना है। सो दोस्तों, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।